प्यारे बच्चों, BLED.in में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर उषा। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया यानी कि समकालीन भारत BLED फर्स्ट ईयर में जो आपका एक सब्जेक्ट है, और उसमें हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, इसका हम पहला पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको सेकेंड पार्ट, और इसमें जो आपकी नीतियाँ हैं उसमें आज हम पढ़ाएंगे आपको चौथी नीति, और वो है समानता के लिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन फॉर इक्वलिटी। ठीक है, और इसमें देखिए जो विषमताएं हैं वो डिस्पैरिटीज़ क्या हैं। तो जैसे कि नई नीति जो है विषमताओं को दूर करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, अब तक जो लोग वंचित रह गए हैं, ठीक है, जो लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं शिक्षा किसी वजह से, उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के समान अवसर उनको मुहैया कराए जाएंगे। ठीक है, इसमें महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा यानी कि एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वलिटी, शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जाएगा। ठीक है, मतलब महिलाओं की जो पुरानी बेचारियों की स्थिति है उनको क्या करेंगे, हम परिवर्तन करेंगे, उनकी बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा को हम साधन के रूप में प्रयोग करेंगे। अतीत से चली आ रही विकृतियों विषमताओं को खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था का स्पष्ट झुकाव महिलाओं के पक्ष में होगा, और जो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था है ऐसे प्रभावी ढंग से महिलाओं की जो स्थितियां हैं उसको सुधारने में क्या करेगी, दखल करेगी, जिससे महिलाएं जो अब तक अबला समझी जाती थी अब समर्थ और सशक्त हो जाएंगी। ठीक है, नए मूल्यों की स्थापना के लिए शिक्षण संस्थाओं के सक्रिय सहयोग से पाठ्यक्रमों और पठन पाठन सामग्री की पुनर्रचना की जाएगी तथा अध्यापकों और प्रशासकों को पुनः प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, यदि कोई मान लीजिए दिक्कत है, जैसे कोई नया कुरिकुलम आ गया है या कोई नई सिलेबस आ गया है, तो उसके लिए क्या होगा कि अध्यापक और जो प्रशासक हैं उनको क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, जिससे कि वो अच्छे से पहले खुद समझ सकें और फिर दूसरों को पढ़ा सकें। इस काम को सामाजिक पुनर्रचना का अभिन्न अंग मानते हुए इसे पूर्णकृत संकल्प होकर किया जाएगा। महिलाओं से संबंधित अध्ययन को विभिन्न पाठचर्याओं के भाग के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा, और शिक्षा संस्थाओं को महिला विकास के सक्रिय कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, कि मतलब महिलाएं जो हैं वो एक्टिव रूप से शिक्षा में भाग ले सकें। ठीक है, जो स्त्रियां हैं उनकी निरक्षरता और बाधाओं को दूर करने के लिए विशेष सहायता, सेवाओं के प्रावधान, समयबद्ध लक्ष्यों का निर्धारण और कड़ी निगरानी द्वारा प्राथमिक शिक्षा में ठहराव और उसकी अभिवृद्धि को रोके रखने को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चा आता है प्राइमरी एजुकेशन में वो एकदम से भाग ना जाए। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि प्राइमरी एजुकेशन में जो बच्चा आए वो क्या हो, वो एक मतलब ठहराव के साथ आए, कि वो भाग ना जाए। इसलिए उसको वहाँ पे रोके रखना और वो वहाँ पे मन लगा के पढ़े, वहाँ के वातावरण में ढले, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको ऐसा एटमॉस्फेयर दें, क्योंकि होता क्या है कि जो बच्चा होता है वो अपने घर से उसका ज़्यादा लगाव होता है, तो हमें उसके घर से जो उसका लगाव है उसको हटाना है और स्कूल के माहौल में उसको ढालना है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का ठहराव हो। विभिन्न स्तरों पर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी पर खास जोर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें साथ साथ ये भी है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में भी हो। ठीक है, लड़के और लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव न बरतने की नीति पर पूरा जोर देकर अमल किया जाएगा, ताकि तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पारंपरिक रवैयों के कारण चले आ रहे जो एक सेक्सुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको खत्म किया जाए, और गैर परंपरागत आधुनिक काम धंधों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ सके। ठीक है, कहने का आशय ये है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में भागीदारी करने का समान अवसर प्राप्त हो। इस प्रकार मौजूदा और नई जो प्रौद्योगिकी है उसमें भी महिलाओं की भागीदारी बनाई जाएगी। ऐसा हमारी शिक्षा नीति का उद्देश्य है। अनुसूचित जातियों की शिक्षा, द एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास पर बल दिया जाएगा, जिससे वे भी गैर अनुसूचित जाति के लोगों के बराबर आ सके। ठीक है, जो भी मान लीजिए हमारे SC के जो भाई बहन हैं तो उनको भी क्या है कि हम उनका लेवल को ऊपर करने के लिए
उनको हर तरह की सुविधाएं हम प्रदान करेंगे, जिससे वो क्या हों, हम लोग सबके जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं उनके लेवल पे वो आ सकें। क्योंकि ग्रामीण पुरुषों में, ग्रामीण स्त्रियों में, शहरी क्षेत्र में पुरुषों में और शहरी क्षेत्रों की स्त्रियों में, ठीक है, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। इस मकसद के तहत नई नीति में ये उपाय सोचे गए हैं। क्या उपाय सोचे गए हैं कि निर्धन जो परिवार हैं उनको इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाए कि वे अपने बच्चों को 14 साल की उम्र तक नियमित रूप से स्कूल भेज सकें, ठीक है। जैसे सफाई कार्य या पशुओं की चमड़ी उतरवानी या चर्म शोधन जैसे व्यवसायों में लगे बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना पहली कक्षा से शुरू की जाएगी। ऐसे परिवारों की आय पर ध्यान दिए बिना उनके सभी बच्चों को इस प्रकार की योजना में शामिल किया जाएगा और उनके लिए समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बच्चा आता है कक्षा 1 में, तो क्या करेंगे, हम कक्षा 1 से छात्रवृत्ति शुरू कर देंगे। क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या करते हैं कि काम धंधे में लगा देते हैं और उनकी उम्र तक नहीं देखते। सोचते हैं कि जैसे कि हम थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं उसी तरह से ये बच्चे भी लग जाएंगे तो कुछ कमा के लाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है कि उनकी चूँकि स्कूल जाने की उम्र है, उनकी पढ़ने की उम्र है, इसलिए हमें इस उम्र में उनसे काम नहीं कराना है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे बच्चा अपना स्कूल आने लगेगा तो स्कूल आएगा तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा तो निश्चित रूप से भारत देश का एक अच्छा नागरिक बन के तैयार होगा। और ऐसे में हमें पेरेंट्स को क्या देना है, पेरेंट्स को हमें पैसे देना है जिससे कि वो अपने बच्चों को क्या करें, स्कूल भेजें और बच्चों से जो उनकी कमाने की प्रवृत्ति है वो क्या हो, ख़त्म हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, बच्चों को छात्रवृत्ति देती है जिससे कि उनके पेरेंट्स को पैसा मिले और बच्चे क्या करें, स्कूल आएँ और पढ़ें। ऐसी सुनियोजित व्यवस्थाएं करना और जांच पड़ताल की विधि स्थापित करना जिससे पता चलता रहे कि अनुसूचित जातियों के बच्चों के नामांकन होने, नियमित रूप से उनकी स्टडी जारी रखने, ठीक है, कि और क्या कहते हैं उनकी पढ़ाई सही से चल रही है, इसमें कहीं गिरावट तो नहीं आ रही, इस तरह की निगरानी हमें करते रहना है। साथ ही इन बच्चों की आगे की शिक्षा और रोजगार पाने की संभावना को बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए क्या होना चाहिए, रेमेडियल जो पाठ्यचर्या की व्यवस्था करना। कभी कभी क्या होता है कि जैसे बच्चे जो होते हैं को बीच में ब्रेक ले लेते हैं, नहीं आते, तो हमें क्या करना चाहिए, उनके लिए रेमेडियल क्लासेस लगानी चाहिए और रेमेडियल हमें करिकुलम बनाना चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जातियों से शिक्षकों की नियुक्ति पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो बच्चे SC के हैं जो पढ़ के तैयार हो रहे हैं, ठीक है, उनसे शिक्षकों की नियुक्ति भी होनी चाहिए। जिला केंद्रों पर अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधाएं क्रमिक रूप से बढ़ानी चाहिए। स्कूल भवन, बालवाड़ियों और प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का स्थान चुनते समय SC के व्यक्तियों की सहूलियत पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है। SC के लिए सुविधाओं का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के साधनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है, करना है हमें। अनुसूचित जातियों का शिक्षा की प्रक्रिया में समावेश बढ़ाने हेतु लगातार नए तरीकों की खोज जारी रखना है। अब हम देखें क्या है कि द एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अभी हमने देखा था कि जो शिक्षा थी वो शिक्षा किसके लिए, शिक्षा अनुसूचित जाति के लिए। अब हम देखेंगे अनुसूचित जनजातियों के लिए। अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों की बराबरी पर लाने के लिए तत्काल जो उठाए गए कदम है वो इस प्रकार से है। आदिवासी इलाकों में प्राइमरी स्कूल्स खोलने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। इन क्षेत्रों में स्कूल भवनों का निर्माण का कार्य शिक्षा की बजट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जनजाति कल्याण योजनाएं आदि के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर हाथ में लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसकी ये क्या है, नीतियाँ हैं उसकी। आदिवासियों की अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशिष्टता होती है और बहुधा उनकी अपनी बोलचाल की भाषाएं होती हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में तथा शिक्षण सामग्री तैयार करने में जरूरी है कि शुरुआत की अवस्था में आदिवासी भाषाओं का प्रयोग किया जाए तथा ऐसा इंतजाम किया जाए कि आदिवासी जो बच्चे हैं वो शुरू के कुछ वर्षों के बाद क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा को प्राप्त कर सकें। यानी कि जो बच्चे आदिवासी के आएँ तो शुरू में हम उनको क्या करें, उन्हीं की भाषा में पढ़ाएं, धीमे धीमे फिर उनको क्या करें, क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से शिक्षा को प्राप्त करवाएं। पढ़े लिखे प्रतिभाशाली आदिवासी युवकों को प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए।
आगे हम देखिए बड़ी तादाद में आश्रमशालाएं और आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी ज़िंदगी के तौर तरीकों और उनकी खास ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की जाएंगी जिनसे शिक्षा प्राप्ति में आने वाली बाधाएं क्या हों, दूर हो जाएं। हायर एजुकेशन के लिए दी जाने वाली जो स्कॉलरशिप्स हैं उनमें आपके टेक्निक्स और आपकी जो वोकेशनल्स या हम कैसे प्रोफेशनल्स जो कोर्सेज हैं उन पे ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। सामाजिक तथा मानसिक अवरोधों को दूर करने के लिए विशेष रेमेडियल पाठचर्या और अन्य प्रोग्राम चलाए जाएंगे ताकि आदिवासी शिक्षार्थी सफलता से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकें। आंगनबाड़ियाँ, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि आदिवासी बहुल इलाकों में प्राथमिकता के तौर पर खोले जाएंगे, जिससे क्या होगा कि हर उम्र का व्यक्ति क्या हो पढ़ सके। आदिवासियों में समृद्ध सांस्कृतिक अस्मिता और विशाल सृजनात्मकता प्रतिभा के बारे में चेतना सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों का जरूरी हिस्सा होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए दूसरे वर्ग और क्षेत्र, अदर एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन एंड एरियाज। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए सभी वर्गों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे पहाड़ी और रेगिस्तानी जिलों में, डिस्टल और दुर्गम क्षेत्रों में और टापुओं में पर्याप्त संख्या में शिक्षण संस्थाएं खोली जाएंगी। माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ वर्ग तालीमी दौड़ में काफ़ी पिछड़े और वंचित हैं। ठीक है, कुछ माइनॉरिटीज़ सामाजिक इंसाफ और समता का तकाजा है कि ऐसे वर्गों की तालीम पर पूरा ध्यान दिया जाए। संविधान में उन्हें अपनी भाषा और संस्कृति की हिफाजत करने और अपनी शैक्षिक संस्थाएं कायम करने और उन्हें चलाने के जो अधिकार दिए गए हैं वे भी इनमें शामिल हैं। साथ ही पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में और सभी स्कूल के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें वस्तुनिष्ठा रखी जाएगी। सामान्य जो आपके केंद्रीय शिक्षा क्रम के अनुरूप राष्ट्रीय लक्ष्यों और आदर्शों के आधार पर एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। आगे हम देखेंगे एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन जैसे मान लीजिए कुछ लोग अपने अर्ली लाइफ में या अपने जब उनकी उम्र होती है पढ़ने की उस समय नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए एडल्ट एजुकेशन का भी प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखा गया है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है सा विद्या या विमुक्ति। शिक्षा वह है जो अज्ञान और दमन से मुक्ति दिलाती है। शिक्षा की इस परिकल्पना के तहत हर व्यक्ति को पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए और आज के युग में यही सीखने का प्रमुख माध्यम है। इसी कारण साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा का अधिक महत्व है। आज विकास का अहम मुद्दा यह है कि किस तरह कुशलताओं को निरंतर बढ़ाया जाए और समाज को जिस तरह की और जिस मात्रा में जनशक्ति की ज़रूरत हो उसे क्या किया जाए, तैयार किया जाए। विकास के जो कार्यक्रम हैं उनमें उन लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है जिनको उनका लाभ मिलना है। प्रौढ़ शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ा जाएगा। इन राष्ट्रीय लक्ष्यों में ये सब शामिल है। क्या क्या शामिल है? निर्धनता को दूर करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, ठीक है, एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन करना, लोगों की सांस्कृतिक सृजनशीलता का संवर्धन करना, ठीक है, और छोटे परिवारों के आदर्श का पालन करना, महिलाओं की समानता आदि क्या है, राष्ट्रीय लक्ष्यों में शामिल है। अब आपका जो एडल्ट एजुकेशन की वर्तमान कार्यक्रमों का पुनरावलोकन करके उन्हें मजबूत बनाया जाएगा। समूचे देश को निरक्षरता उन्मूलन के लिए निष्ठापूर्वक कटिबद्ध होना है, खासकर 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों की। कहने का आशय ये है कि सभी को क्या होना है, साक्षर होना है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें, राजनीतिक दल और उनके जन संगठन जन संचार के माध्यम से और शिक्षा संस्थाओं को विविध प्रकार के जन साक्षरता कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध होना। इस कार्य में जो शिक्षक हैं, युवा वर्ग हैं, छात्र छात्राएं हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं और जो नियोजक हैं आदि को बड़े पैमाने पर शामिल होना होगा। शोध संस्थाओं की सहायता से जो शैक्षिक पहलू में सुधार लाने के ठोस प्रयास किए जाएंगे।
और हम बता दें यहाँ पे आपको साक्षरता के अलावा कार्यात्मक ज्ञान और कुशलताओं का विकास तथा शिक्षार्थियों में सामाजिक आर्थिक वास्तविकता की समझ पैदा करना और इस स्थिति को बदल सकने की संभावना के प्रति उन्हें सचेत बनाना प्रौढ़ शिक्षा का अंग होगा। अब हम देखेंगे कि विभिन्न पद्धतियों और माध्यमों का उपयोग करते हुए प्रौढ़ शिक्षा तथा सतत शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत निम्न प्रकार के कार्यक्रम आएंगे। कौन कौन से कार्यक्रम हैं? जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कंटिन्यूस शिक्षा केंद्रों की स्थापना, नियोजकों, मजदूर संगठनों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के द्वारा श्रमिकों की शिक्षा हो, उच्च शिक्षा की संस्थाओं द्वारा सतत शिक्षा प्राप्त हो, पुस्तक के लेखन और प्रकाशन को तथा पुस्तकालय और वाचनालयों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन मिले, जन शिक्षण और समूह शिक्षण के साधन के रूप में रेडियो, दूरदर्शन और फिल्मों का उपयोग हो, शिक्षार्थियों के समूह संगठनों का सृजन हो, डिजिटल एजुकेशन के कार्यक्रम हो, स्वाध्याय और जो स्वयं शिक्षण की में सहायता की व्यवस्था हो, आवश्यकता और रुचि पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी इस नीति के भाग हैं। तो आज हमने आपको जो हम एजुकेशन पॉलिसी है वो पढ़ा रहे हैं। आज हमने आपको सेकंड लेक्चर लिया। अब हम आपको इसके आगे भी पढ़ाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेसन जो है वो लेंदी है और कई पार्ट्स में हम इसको लेकर आएंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा लेक्चर आपको कैसा लगा? घर पे आप उसको पढ़िएगा, स्टडी करिएगा, ठीक है। और हम आपको एक बात और बता दें कि कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया की जो बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमारे पास उपलब्ध है, ठीक है। यदि आपको चाहिए है तो आप BLA.in की साइट पर जाकर इसकी वांट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको देखिए हमारे साथ जुड़ना है और जुड़ के आपको स्वयं एक काम करना है, ठीक है। हम आपके लिए पीछे से बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। और आपको सिर्फ एक काम करना है, वो क्या है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल बटन, ओके। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि मैसेंजर पे चैट करना है। ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, आपके ही और जो फ्रेंड्स हैं उनको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। क्योंकि शिक्षा क्या है? संचार का माध्यम है। ध्यान रखिएगा बच्चों। आज के लिए बस इतना ही और अपनी डॉक्टर उषा को दीजिए विदा। नमस्कार।